हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है गुरनाम सिंह गुरु और मेरे चैनल मस्तिष्क पर आपका स्वागत है। कल हमने स्टडी कर रहे थे, जैसे कि हम आज संविधान के पॉलिटी के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट जो हमारा है, हमने आज तीसरी वीडियो है हमारी। पहली वीडियो में हमने देखा था प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा था। दूसरी वीडियो में हमने संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक उल्लेख है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता का उल्लेख है। और नागरिकता के लिए जो हमारे अनुच्छेद है वह 5 से 11 तक आते हैं। तो आपसे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये 5 से 11 तक अनुच्छेद है, तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिनकी जानकारी हमें होना महत्वपूर्ण है, मतलब वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम आज 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सभी को स्टडी करेंगे और सभी को बहुत क्लैरिटी के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो नागरिकता है वह कहाँ से ली गई है। इस तरह का क्वेश्चन मैं हर बार, मतलब बहुत एग्जाम ऐसे हैं कि पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं हर स्टेट्स के, वहां पर भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो नागरिकता का प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है। तो वह कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है। और भारत में कौन सी नागरिकता है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में एकल नागरिकता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि एकल नागरिकता से क्या अभिप्राय है। एकल नागरिकता से क्या ऐसा अभिप्राय तो नहीं है कि जैसे कि हमारे पास किसी एक देश की नागरिकता है तो हम किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले सकते हैं, ले ली है बाई चांस हम मान रहे हैं इस चीज को, तो उसको दोहरी नागरिकता बोलेंगे, और किसी एक देश की नागरिकता को एकल नागरिकता बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकल नागरिकता से मतलब है, जैसे कि अब हमारे देश में क्या है कि राज्य और भारत, ठीक है। तो हमारे देश में सिर्फ हमारी एक नागरिकता है, एकल नागरिकता है। यदि मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, आप मध्य प्रदेश के निवासी है या गुजरात के निवासी है, तो आप एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपसे वहां पर क्या ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन से राज्य के नागरिक हो और आपको यहाँ आने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता है। ये सब चीजें वहां पर नहीं होती। तो हमारी सिर्फ एक नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। ठीक है। हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के नागरिक हो, तो हम बोलेंगे भारत के नागरिक। इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम बात करते हैं यूएसए की, यूएसए में क्या है कि वहां पर जैसे कि 50 स्टेट है वर्तमान में, तो 50 स्टेट की अलग नागरिकता है और यूएसए की अलग नागरिकता है। यदि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको प्रॉपर वीजा और पासपोर्ट लेकर ही जाना पड़ेगा। और यदि हम उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो वह पहले राज्य का नागरिक बताते हैं, जिस राज्य से वह बिलोंग करते हैं वह बताते हैं कि हम इस राज्य के नागरिक हैं। उसके बाद वह अपने देश की नागरिकता को डिफाइन करते हैं। तो अब हमें याद रहना चाहिए कि भारत में एकल नागरिकता से मतलब है कि भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, सिर्फ एक हमारी भारतीय नागरिकता है। और कई जगह क्या होता है, राज्यों की अलग नागरिकताएं होती है और देश की अलग नागरिकता होती है, तो वहां पर बोला जाता है दोहरी नागरिकता, और भारत में है एकल नागरिकता। अब आपको यहां से दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि भारत में किस तरह की नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता को कहां से लिया गया है, नागरिकता का जो हमारा प्रावधान है वह कहां से लिया गया है, तो वह हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात आती है जब हम पढ़ते हैं कि हमें नागरिकता क्यों चाहिए, नागरिकता क्यों जरूरी है। देखो, नागरिकता से हमें क्या होता है कि हमारे कुछ, देखो जैसे हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हमारा वोटर कार्ड, हमारा आधार कार्ड इस चीज की पहचान करता है कि हम कहाँ के नागरिक हैं। ठीक है। वोटर कार्ड हमारा भारत के अंदर बना हुआ है तो हम भारतीय नागरिक है। तो अब नागरिकता के साथ साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं कर्तव्य, दायित्व। तो इस तरह से ये सब हमारे मतलब दायित्व जो भी मिलते हैं हमें, जितनी भी हमारे देश में जो भी मतलब स्कीम चलाई जाती है उसका हम फायदा कब ले सकते हैं, जब हम भारत के नागरिक हो। तो इस तरह के सभी प्रावधानों का हमें फायदा कब मिलता है, जब हम किसी देश के नागरिक हैं। और यह नागरिकता हमें किस प्रकार से मिलती है, उसका उल्लेख संविधान के भाग 2
और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। ठीक है, तो कुछ मेरे मित्रों का एक क्वेश्चन था कि सर ये आर्टिकल क्या होता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद को इंग्लिश में हम आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, हमारा संविधान लिखा हुआ है, एक उल्लेखित संविधान है जिसमें जिसमें 395 आर्टिकल लिखे हैं। अब हमें परीक्षा की दृष्टि से 395 नहीं पढ़ने होते, 395 हम एकदम से याद नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, जितने महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, उनको हमें पढ़ना होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो मुद्दे करंट में चलते हैं और करंट में किसी अनुच्छेद के साथ कोई भी संशोधन होता है, तो उनको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये चीज याद रखनी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में किया गया, तो भाग 2 कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किया गया, आर्टिकल 5 से 11। ये चीज आपको बहुत क्लैरिटी के साथ याद रखनी है, आपको ये फिंगर टिप पे होना चाहिए। अब आर्टिकल 5 में क्या लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, उस टाइम पर कौन भारत के नागरिक थे, कौन भारत के नागरिक नहीं थे, इन चीजों का उल्लेख है। यदि ये 3 चीजें मैंने लिखी है, इन 3 चीजों में से कोई एक भी अगर किसी सेंटेंस का पूरा करता हो, तो वह भारत का नागरिक उस टाइम पे माना जाता। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि भारत में जन्म हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। जैसे हमारे दादाजी होंगे उस टाइम पर, तो दादाजी हमारे क्या है, उस टाइम पर जब जन्म लिए होंगे, तो वो जन्म से भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा सेंटेंस लिखा है, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। अब इसका संदर्भ क्या है यहाँ पर, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ इसका, क्योंकि ये चीजें क्या है कि भारत, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, इसका अर्थ यहाँ पर होगा कि जैसे कि कई हमारे क्रांतिकारी थे जो कि देश से बाहर रहकर कुछ क्रांतिकारी संगठनों को चला रहे थे। अब उन्होंने काम तो किया हमारे देश को आजाद कराने के लिए, ठीक है, और हमारे पास अब उनको भी तो यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए ना, तो उनको नागरिकता हम किस बेस पे देंगे। ठीक है, इस चीज पे हम क्या करेंगे, उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर वह उनमें से कोई भी व्यक्ति जो भी क्रांतिकारी थे, हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, या बाहर जाकर किसी भी तरीके से हमारे भारत को आजाद कराने के लिए कार्य कर रहे थे, तो वह या तो भारत में जन्मे हो या माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। ठीक है, अब इसमें थर्ड जो लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से निवासी हो। जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले 5 वर्ष से वह भारत में रहता हो, तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब ये 3 शर्तें हैं, या तो भारत में जन्मा हो, या किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या वह संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 5 में उल्लेखित है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 6 की, अनुच्छेद 6 में अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 6 में क्या उल्लेखित है। अनुच्छेद 6, ठीक है, अनुच्छेद 5 हमारा क्लियर हो गया। हमारा अनुच्छेद 5 में उल्लेखित है कि मतलब कि 26 जनवरी 1950 को किनको भारत का नागरिक माना गया। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद जो हमारा 6 है, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में लिखा है 19 जुलाई 1948। देखो इसमें क्या था, हमारे लिए जानना जरूरी है कि देखो, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत की ओर प्रव्रजन कर गए थे या स्थानांतरण कर गए थे, ठीक है, क्योंकि ये मैं अगले अभी जो अनुच्छेद आएगा उसमें बताऊंगा कि 1 मार्च 1947, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, कुछ लोग यहाँ से गए थे पाकिस्तान, लेकिन उनको पाकिस्तान क्या हुआ, जब पाकिस्तान में इस तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हिंसा भड़की या कई चीज़ों का उन्होंने अनुमान लगाया, तो वह लोग वापस आ गए। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से जो है भारत आ गए, ठीक है, उनको भारतीय नागरिक हमने
हमारे जो उस टाइम पर संविधान सभा वगैरह थी, जो भी हमारे मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने वो बनाकर, विधि बनाकर इनको भारत का नागरिक माना। क्योंकि देखो 1948 के बाद क्या हुआ था, एक परमिट सिस्टम लागू हो गया था। परमिट सिस्टम। अब इस परमिट सिस्टम में क्या था कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को भारत से जाना है पाकिस्तान, तो वह क्या करेगा, भारत से लिखवा कर जाएगा कि यह व्यक्ति यहां से पाकिस्तान जा रहा है, भारत से पाकिस्तान की ओर प्रव्रजन कर रहा है या पाकिस्तान की ओर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब पाकिस्तान से भारत आएगा तो वह पाकिस्तान की जो भी सरकार उस टाइम पर रही होगी उससे लिखवा कर लाएगा भारत में, और सक्षम अधिकारी को दिखाएगा कि मैंने ये आपका जो लिखा कर लाया हूं, तो मुझे भारत में इस तरह से भारत का नागरिक बनना है। इस तरह का उसके द्वारा क्या करा जाएगा, एक डिमांड की जाएगी। ठीक है, भारत के सामने एक डिमांड की जाएगी कि मुझे भारतीय नागरिक बनना है। ठीक है, अब 19 जुलाई 1948 क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया तो वो आ गया, लेकिन उस टाइम पर कोई परमिट सिस्टम नहीं लागू था। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लागू किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि भारत से पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसको यह लिखवाना जरूरी है कि यह व्यक्ति यहाँ से भारत की ओर प्रस्थान कर रहा है या भारत से पाकिस्तान की ओर प्रस्थान कर रहा है। अब कोई व्यक्ति अगर इस टाइम पर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है और वह डिमांड करता है नागरिकता की मुझे भारत का नागरिक माना जाए, तो उसको पहले 6 माह भारत में बिताने होंगे। यह प्रावधान किया गया, उसको 6 महीने 6 मंथ भारत में बिताने होंगे, और उसके बाद ही उसको भारत का नागरिक, जो भी प्रावधान किए गए थे उसके अनुसार माना जाएगा। ठीक है, तो यह अनुच्छेद हमारे लिए इसलिए जानना जरूरी है, जब हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आंसर लिखते हैं तो हमें कुछ चीजें डालनी पड़ती है उसमें कि क्या चीजें किस तरह से रही थी। तो अब हम आर्टिकल जब 7 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 7 में उल्लेखित है 1 मार्च 1947। इसमें हमें डेट ध्यान रखनी है, 1 मार्च 1947। तो इस टाइम पर क्या हुआ, हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों ने अपना अनुमान लगाया, प्रिडिक्शन उनकी बहुत मतलब अपनी तरफ से तगड़ी थी कि हाँ आने वाले समय में भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से क्योंकि ये प्रिडिक्शन इन चीजों पे लगाई जा रही थी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी 1940 में 1940 में, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यह क्वेश्चन बन जाता है कि थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बुक किसने लिखी और कब लिखी, तो यह भीमराव अंबेडकर ने 1940 में लिखी है। तो बात आती है 1 मार्च 1947 को कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि अब भारत का आने वाले समय में विभाजन होना है, तो कुछ लोग पाकिस्तान की ओर को प्रस्थान कर गए। ठीक है, और जब भारत का विभाजन वास्तविकता में हुआ तो उस समय क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हिंसा भड़की। तो उन्होंने उस टाइम की जो पाकिस्तान सरकार रही उसका जो व्यवहार देखा अपने प्रति, ठीक है, उस चीज को देखा और उन्होंने देखा कि भारत किस तरह से गतिमान है और पाकिस्तान किस ओर गतिमान है। तो दोनों की दशाओं में उस टाइम पर बहुत विभिन्नता थी। तो जो भी ये नागरिक रहे, पहले तो इन्होंने पाकिस्तान की तरफ ये गतिमान हुए या यहाँ से प्रस्थान किया, उसके बाद यह भारत की ओर आना चाहा उन्होंने। तो 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति इसके बाद वहां पर पाकिस्तान की ओर प्रस्थान कर गए थे, तो उनको क्या बोला गया भारतीय सरकार ने, यदि वह मतलब आना चाहते हैं या जो व्यक्ति आ रहे थे तो उनके लिए यहाँ पर एक प्रावधान किया गया, और प्रावधान करके मतलब उनको क्या कहा गया, पहले वह 6 महीने 6 मंथ ये भी कहां पर रहेंगे कि भारत में रहेंगे, तब इनको भारत की नागरिकता प्रदान कराई जाएगी। तो इसी से संबंधित वह जो इससे पहले मैंने बताया है 19 जुलाई 1947 नहीं 19 जुलाई 1948 का जो वह प्रावधान किया गया था, तो वह इससे संबंधित था कि जो व्यक्ति इस समय पर पाकिस्तान जा चुके थे, ठीक है, और उनको भारत में क्या करना था, दोबारा से प्रस्थान करना था। ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रावधान बनाया गया कि आप लोग यहाँ पर 6 महीने रहेंगे तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि आपको कोई तथ्य क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर मेरा ये तथ्य इसमें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगी या मैं आपको किसी भी माध्यम से आपको वह तथ्य क्लियर करा दिया करूंगा। ठीक है,
तो आर्टिकल 6 और 7 जो कि बस हमें क्या है कि जानना जरूरी है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम पर आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 7 के बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8 को। 8 अनुच्छेद 8। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 8 में क्या उल्लेखित है। देखो, भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रह रहे जो व्यक्ति है, जन्म भारत में है लेकिन विदेशों में रह रहे जो व्यक्ति है, उनको कुछ शर्तें पूरा करने पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। देखो, इन चीजों को मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, इसे ना लिखने के पीछे मेरा एक कारण है कि देखो जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस सेंटेंस को एज इट इज लिख लेंगे। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप माइंड में मेमोराइज करेंगे कि सर ने क्या बोला है, उसको आप लिखेंगे तो आपका 2 टाइम रिवीजन यहीं पर हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये कारण है कि चीजों को पहले से ना लिखूं, ठीक है। भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रह रहे नागरिकों को भारत के नागरिक माना जाएगा यदि वह निम्न शर्तों को पूरा करे। और दूसरा इसमें मेरा जो मुख्य एक आपका हित मैं समझता हूं कि यदि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आप बहुत इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपने चीजों को खुद से लिखा है, देखकर नहीं लिखा है, ठीक है। तो वह शर्तें कौन सी है? नंबर 1, वह भारत के राजनयिक, जो भी उस देश में राजनयिक हो, राजनयिक राजदूत जो भी हमारे एम्बेसडर होते हैं, वह भारत के राजनयिक द्वारा वहां पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ से बाहर जाकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उनके बच्चे वहां पर क्या होते हैं, पैदा होते हैं, तो बच्चों को वहां पर क्या कर सकते हैं कि उसमें वो भारतीय नागरिक के तौर पे, मैं अभी आगे बताऊंगा, आगे जो आने वाले अनुच्छेद है तो उसमें ये क्लियर हो जाएगी। तो वह भारत के जो वहां पर राजनयिक है उनके द्वारा भारत का नागरिक उनको कंसीडर कर लिया गया हो। और दूसरा इसमें है कि यह जो भी हमारा आवेदन रहेगा यह संविधान के लागू होने से पहले और लागू होने के बाद दोनों समय पर क्या है, मान्य है। मतलब यह हम आवेदन अब भी, मतलब संविधान होने से पहले भी कर सकते थे लागू होने से, और संविधान लागू होने के बाद भी कर सकते थे। तो ये तो हमारा जो था व्यवहारिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। इसमें से हो सकता है कि अभी जैसे नागरिकता से संबंधित कुछ लॉ संसद में लाए गए, उनके बारे में हम अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि यह करंट का मुद्दा समझकर इससे क्वेश्चन आपके पास बन जाए कि किस किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकता का उल्लेख है। अब हम आर्टिकल 9 पढ़ते हैं। आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। आर्टिकल 9 में हम क्या पढ़ेंगे कि आर्टिकल 9 याद रखना है, आर्टिकल 9 इसमें उल्लेख है, देखो, यदि हम किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, ठीक है, मैं क्या करता है, कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति किसी अन्य देश की जो भी नागरिकता है उसको ग्रहण कर लिया है। अब भारत में तो प्रावधान है एकल नागरिकता का, तो भारत की नागरिकता ही चलेगी, ठीक है। भारत ऐसा अलाउड नहीं कर सकता कि भाई आप ले लो किसी देश की नागरिकता, ऐसा अलाउड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 9 में उल्लेखित है यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः निरस्त हो जाएगी। आपसे यह क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी वह नागरिकता नहीं, भारतीय नागरिकता स्वतः निरस्त हो जाएगी। तो आपको आंसर करना है आर्टिकल 9, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। 10 और आर्टिकल 11, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जब हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित। 9, 10 और 11 यह आर्टिकल अनुच्छेद आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 10 में क्या है, देखो आर्टिकल 10 का जो मीनिंग है वह क्या निकलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो जो राष्ट्र के अहित में हो, मतलब राष्ट्र के अहित में हो, जैसे कि कोई ऐसा कार्य उसने किया है, जैसे कि मान लेते हैं कोई देशद्रोह का उसने कार्य किया है, या जो हमारे यहाँ पर जो भी कानून या जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका विरोध इस तरह से करता हो, किसी और देश का समर्थन करता हो,
तो इन सब चीजों पर जब तक मतलब कोई तो हमारी संसद द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता को रद्द किया जा सकता है यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो राष्ट्र के अहित में हो। इसको याद रखना। देखो, यदि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि संसद या जो भी हमारे यहाँ पर प्रावधान बनाए गए हैं नागरिकता को रद्द करने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उठाएंगे और उसकी नागरिकता रद्द कर देंगे। क्योंकि यदि किसी की नागरिकता रद्द होती है, ठीक है, तो वह व्यक्ति बिना नागरिकता रद्द होने के बाद जो भी भारत में जितने भी अधिकार उसको संविधान के थ्रू मिलते हैं, उन संविधानों से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं तो हमारा जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो जितने भी ये हमारे न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या जो हमारे किसी स्टेट के मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, तो यदि किसी व्यक्ति को हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है तो वह इन पदों पर भी नहीं आश्रित हो सकता। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं किसी परीक्षा के लिए तो आपसे पूछा जाता है किस देश के नागरिक है, तो वहां भी इन चीजों का फर्क पड़ता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि कई तरह के प्रावधान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 10 के तहत कि यदि किसी व्यक्ति की मतलब नागरिकता को रद्द करना है तो उसके लिए कुछ हमारे पास एक ठोस कारण होने चाहिए कि कुछ उसने ऐसा कार्य किया हो जो राष्ट्र के अहित में हो, अहित में हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 9, 10 और 11 में बोल रहा हूं आपको, ये याद रखना है। अब अनुच्छेद 11 के तहत हमारी संविधान सभा ने, जो कि संविधान के अनुच्छेद 11 में लिखा है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को हम प्रदान करते हैं। मतलब संसद को जो नागरिकता संबंधित कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 11 सॉरी आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 के तहत। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 11 के तहत ही हमारी संसद द्वारा नागरिकता संबंधित अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब भारत में नागरिकता से संबंधित बनाने के प्रावधान का अधिकार किसको है, संसद को है। लेकिन संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 11 के तहत। और आर्टिकल 11 के तहत ही संसद ने यह अधिनियम बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसमें बताया गया कि देखो, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है और किस प्रकार से भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है। ठीक है, तो इसमें है जन्म के आधार पर। सबसे पहले है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा है देशीयकरण के आधार पर, के आधार पर। चौथा है पंजीकरण के आधार पर। और पांचवा है अर्जित किए क्षेत्र के आधार पर। मतलब किसी व्यक्ति को किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिल सकती है, तो उनका उल्लेख कहां पर किया गया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और किस तरह से उस व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है, तो जो नागरिकता मिल सकती है वह तो 5 प्रकार से मिल सकती है, लेकिन उसको किसी प्रकार से अगर त्यागना हो या वंचित किया जा सकता है तो उसके 3 प्रकार है, परित्याग, पर्यवसान और तीसरा इसमें है किस भारतीय नागरिकता से वंचित करना। तो अब हम इन शब्दों का अर्थ समझेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता को प्राप्त करना।
ठीक है। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 में, आपसे क्वेश्चन जनरली बन जाता है कि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। ठीक है। अब इसमें जन्म के आधार पर हमें किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, इसमें लिखा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, ठीक है, या कोई किसी मतलब कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। तो जब कोई नियम बनाया जाता है तो उसके उल्लंघन के तरीके भी इजीली बना लिए जाते हैं। ठीक है। तो उसके उल्लंघन के तरीके जब बनाए गए लोगों के द्वारा, तो उसका क्या किया गया, 1986 में कुछ संशोधन इसी में किया गया, जन्म के आधार पर जो हम नागरिकता लेते थे 1986। इसमें क्या हुआ कि जब बात आती है कि भारत में उत्पन्न जो भी संतानें होंगी तो वह भारत का नागरिक बन जाएंगी। अब भारत में यदि कोई व्यक्ति वर्किंग वीजा पर आ रखा है तो उनके यहाँ पर संतान उत्पन्न हो जाती है तो वह भारत की नागरिक मानी जाएगी इसके अनुसार। तो ठीक है। तो इसमें उल्लेख किया गया कि कुछ अपवाद भी इसमें लिखे गए कि जो भारत में जो राजनयिक रहते हैं, विदेशों के जितने भी राजनयिक रहते हैं अलग अलग देशों के जो अम्बेसडर रहते हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पन्न बच्चे होंगे उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा, जब भारत में जो भी बच्चा उत्पन्न हो उसको भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। तो यह शर्तें लिखी गई है कि जन्म के आधार पर नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी यदि उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें कि उसमें जो कुछ अपवाद क्या है कि जो भी राजनयिकों द्वारा यहाँ पर उत्पन्न बच्चे होंगे उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। या किसी भारत के क्षेत्र पर, मान लिया कि कोई भारत का कुछ क्षेत्र है, उस पर किसी विदेशी शक्ति ने आक्रमण करके उसको अपने पास कब्जा लिया। ठीक है। उस क्षेत्र में यदि उस देश के कोई भी संतानें उत्पन्न होती है या व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, तो वो संतानें कहाँ पैदा हो रही है, भारतीय भूमि पर, लेकिन उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आपको ये दोनों बात याद रखने हैं, राजनयिकों का उत्पन्न बच्चे, और दूसरी बात है भारत का यदि कोई क्षेत्र अतिक्रमित है किसी के द्वारा, उस क्षेत्र पर उत्पन्न जो भी बच्चे होंगे उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि वंश के आधार पर कैसे हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, विदेश में जाता है, भारतीय कोई नागरिक है, वह विदेश में जाता है और उसका कोई भी वहां पर संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसको भारत का नागरिक वंश के आधार पर माना जाएगा। 1992 से पहले यह वंश के आधार पर तभी यदि उसका पिता भारतीय है तभी उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाता था। लेकिन 1992 में इसमें कुछ संशोधन हुआ क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन का मैटर था, भेदभाव का मैटर था, क्योंकि स्त्री और पुरुष को भारत में समान समझा जाता है और हमारी संविधान सभा ने भी इस पर बहुत कार्य किया। जो सक्रिय वुमेन्स होती है, एक्टिव वुमेन्स जो होती है, तो वह कोर्ट में गई और उन्होंने कोर्ट से यहाँ पर खाली पिता के स्थान पर, यहाँ पर क्या था, पिता से वंश माना जाता था भारत में 1992 से पहले, तो पिता के स्थान पर इन्होंने क्या किया, माता को भी लिया गया। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई भारतीय नारी यदि किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है, ठीक है, और उसके जो भी विदेश में उत्पन्न जो भी बच्चे होंगे उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन यह अगर 1992 से पहला मैटर होता तो उस स्त्री के बच्चे जो वहां पर पैदा हुए हैं उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाता। लेकिन 1992 के बाद जब यह भेदभाव समाप्त किया गया और उस जगह, उस शब्द के स्थान पर जहां सिर्फ पिता लिखा था, इस शब्द के स्थान पर माता भी लिखा गया। यदि उसकी माता पिता उस टाइम पर भारत का नागरिक है तो उसका जो भी संतान उत्पन्न हुई होगी, जब वह 18 वर्ष की होगी और वह अपनी नागरिकता के लिए यदि भारत में
अप्लाई करते हैं तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा गौर करना, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल है। ठीक है, 1992 से पहले यहां पर लिखा हुआ था कि यदि उस बच्चे का पिता भारतीय है और वह विदेश में रह रहा है तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जब वह अप्लाई करेगा उसके लिए 18 साल का होकर, या भी जब वह वयस्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1992 के बाद माता और पिता दोनों वहां पर शब्द लिखा गया कि यदि उसकी माता भी भारतीय नागरिक है और किसी विदेशी पुरुष से शादी करती है और उनके द्वारा उत्पन्न बच्चे विदेश में ही होते हैं, तो उस बच्चे को जब वह अपना वयस्कता में पहुंचेगा, अगर वह भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। आपको ये चीज क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है देखो कि यदि कोई दंपत्ति है, उनको लगता है कि भारत में मान लेते हैं कि किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, वह सुविधा किसी फॉरेन कंट्री में, मतलब फॉरेन कंट्री में है वह सुविधा। ठीक है, तो वह अपने बच्चों को पैदा करने के लिए यहाँ से जाकर वहां पर अपना बच्चे को पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो वहां जा सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा, क्योंकि इस समय पर या तो उसका माता या पिता या दोनों भारतीय नागरिक होंगे, उस आधार पर उसको भारतीय नागरिक माना जा सकता है। अब क्या होता है, कुछ कंट्रीज है जैसे हमारी नेपाल हो गई, भूटान हो गई, तो इनकी कुछ दंपत्ति जो है वह अपना जब मतलब हाई फाई हॉस्पिटल को जब हाई फाई हॉस्पिटल में जब वह भारत में आते हैं अपना इलाज कराने या डिलीवरी की सुविधा लेने, तो उनके बच्चे भारत में उस टाइम उत्पन्न होते हैं, तो उनको भारत का बच्चा उस टाइम पे नहीं माना जाएगा या भारत का नागरिक उनको नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता में से उस टाइम पर कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि देशीयकरण के द्वारा किस प्रकार से नागरिकता को हासिल किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति देशीयकरण के द्वारा अपनी देशीयकरण के द्वारा अपना पंजीकरण भारतीय सरकार के सामने कराना चाहता है तो वह करा लेता है, यदि भारतीय सरकार द्वारा उसको मान्यता प्रदान कर दी जाए तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा देशीयकरण द्वारा। इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है देशीयकरण के द्वारा, उसको क्या होना चाहिए, भारत की एक भाषा का, किसी भी एक भाषा का जो कि उल्लेखित है संविधान के 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान हो, या वह कलाकार हो, या वह विज्ञान की दृष्टि से उन्नत व्यक्ति हो और 10 वर्ष कम से कम भारत में रहा हो, वही व्यक्ति देशीयकरण के थ्रू भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि पंजीकरण के थ्रू कैसे भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाह करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर विदेशी है वह भारत के पर्सन से किसी से भी किसी XYZ से विवाह करता है और 7 वर्ष वह भारत में गुजारता है, तो वह भारत की नागरिकता को लेने के लिए जो भी उसकी आवश्यक अहर्ताएं हैं उनको पूरा कर लेता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वर्किंग वीजा पर 7 वर्ष भारत में रहा है तो वह उसको अगर भारत अच्छा लगता है या किसी और कारण से वह भारत में आया है और उसको भारत बहुत ही ज्यादा बेहद पसंद आ गया है, अगर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह जब 7 वर्ष पूरे भारत में रह लेगा तो उसके बाद वह अहर्य हो जाता है और किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर कि वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकेगा मीनिंग है वह भारत की सरकार, अब देखो जो नागरिकता से संबंधित जितने भी अगर कार्य होते हैं वह गृह मंत्रालय से होता है, होम मिनिस्ट्री से होता है, तो वह होम मिनिस्ट्री के सामने अपना जो प्रत्यावेदन है उसको प्रस्तुत करेगा। अब वह होम मिनिस्ट्री के ऊपर है कि वह किस तरह से उसको नागरिकता देती है, नहीं देती है, उसको वंचित रखती है, क्योंकि उसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है, हिस्ट्री क्या रही, ये सब चीजें एक अलग मैटर है, उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विवाह कर और 7 वर्ष भारत में निवास कर
कोई व्यक्ति अहर्य हो जाता है, अहर्यता संपूर्ण कर लेता है, एलिजिबिलिटी संपूर्ण कर लेता है भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, और यह होम मिनिस्ट्री का कार्य है कि वह उसको नागरिकता प्रदान करती है या नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद आता है अर्जित किए गए क्षेत्र। अब बात आता है कि भारत के द्वारा किसी क्षेत्र को भारत में जोड़ा गया। मान लेते हैं जैसे सिक्किम को 1975 में जोड़ा गया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। गोवा को पूर्ण राज्य 1987 में बनाया गया। ठीक है, अब जिस क्षेत्र को हम भारत में जोड़ेंगे, अर्जित क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र को हम भारत में जोड़ेंगे तो उस क्षेत्र के जो भी व्यक्ति होंगे वह भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन सभी व्यक्ति नहीं बनेंगे। जिनको भारतीय सरकार चाहेगी कि ये नागरिक बनने चाहिए, ये नागरिक नहीं बनने चाहिए। ठीक है, उनमें से भारतीय सरकार को पूरा पूरा हमारा जो भी हमारी सरकार रहेगी, संसद रहेगी, उसको पूरा पूरा अपने अधिकार होगा कि वह किसको भारतीय नागरिक समझे, किसको भारतीय नागरिक नहीं समझे। मान लेते हैं किसी देश को भारत ने कब्जाया और भारत ने अपना क्षेत्र बना लिया, उसमें कोई आतंकी संगठन था, उसको भी कब्जा लिया, मतलब उस क्षेत्र में अगर वो भी रहता था, तो वह आतंकी संगठन को थोड़ी ना भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। तो यह संपूर्ण अधिकार भारत की सरकार को होगा, वह किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करता है, किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह से भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, परित्याग, पर्यवसान और वंचित करना। और जो मैं देख पा रहा हूं कि अभी समय 12 भी बजी गए हैं, तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। ठीक है, आपको, क्योंकि आज क्या है, 26 जनवरी। ठीक है, तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे आपसे 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, आप कमेंट करके बताइएगा। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। और जो आज हम गणतंत्र दिवस बनाने जा रहे हैं वह कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, तो मुझे आपसे यह क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कमेंट में। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, यह पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो और जितने भी नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है वह सभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आप उनको इजीली राइट कर पाएंगे, आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना है और आप इससे संबंधित जितने टेस्ट सीरीज लगाना जो कि नागरिकता से संबंधित होंगी, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने उससे संबंधित किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई या नहीं आई। मैं आशा करूंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।